गुड मॉर्निंग जी। हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस करा था? हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करा था। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। और यहीं से हमने कंक्लूड कर लिया था कि अब हम प्रोबेबिलिटी में डील करेंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बात करनी है तो मैं अब इसी पोजीशन को रिप्लेस कर दूंगा, प्रिसाइज पोजीशन को रिप्लेस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था? लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम मतलब बोहर मॉडल ऑफ एटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कंसिस्टेंट नहीं है, उससे उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। और बोहर मॉडल क्या बोलता था कि एटम आपका 2 डायमेंशनल होता है। फ्लैट मॉडल था ना वो, बेसिकली फ्लैट और सर्कुलर पाथ था, जबकि एटम आपका फ्लैट नहीं होता है। एटम आपका क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है। तो अब आप हेडिंग डालो, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल, वेव मैकेनिकल, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है जी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। देखो ये तो आपको पता ही होगा ना, मैकेनिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। नहीं पता तो अब पता लग गया है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो किस पे बेस्ड है? 3 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है बेसिकली आपकी 3 न्यूटन सॉरी जो 3 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो है, जो 3 है, जो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स उस पर बेस्ड है ना। और मैक्रोस्कोपिक बॉडी पे जब आप क्लासिकल मैकेनिक को अप्लाई करते हो तो बढ़िया रिजल्ट निकल कर आता है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकल कर आता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है। बट जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स को सब एटॉमिक पार्टिकल पे अप्लाई करो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अप्लाई करो, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं निकल कर आता। क्यों नहीं निकल कर आता? क्योंकि जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है वो 2 प्रिंसिपल्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। वो 2 प्रिंसिपल कौन से? डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो फिर आप किसको बुला के लेकर आए? क्वांटम मैकेनिक्स। आई बात समझ में? क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से निकल कर आई है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया। अब सुनो, जो क्वांटम मैकेनिकल है ये किसकी वजह से पढ़नी पड़ रही है आपको? स्क्रॉडिंजर, बंदे का नाम है इरविन स्क्रॉडिंजर, इसकी वजह से पढ़ना पड़ रहा है। और इसने एक इक्वेशन निकाली थी, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है ना। ये थोड़ा नया टॉपिक होगा, इसमें नई नई बातें आएंगी, ठीक है। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन या स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है जी। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को समझने से पहले हम सबसे पहले ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। ऑपरेटर आपको पता है क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। देखो हाँ, देखो ऑपरेटर बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं, जिनके कुछ सर्टेन फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक ये वाला ऑपरेटर पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर पढ़ा है ना। आपने लेट्स से ये वाला फंक्शन लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। ये आपका फंक्शन है। जब आपका ऑपरेटर इस फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो ये फंक्शन तो एज इट इज आ जाता है ना, EX ही आएगा। अरे आपने जो डिफरेंशिएशन ले रखा है वो जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही तो कर रहे हो, तो इसका डिफरेंशिएशन EX ही आएगा। फिर इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो dx/dx 1 ही आ जाएगा, तो वैल्यू 1 आएगी। लिख सकता हूं इसको ऐसे, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटर है, ये आपका ऑपरेटर है, ये आपका फंक्शन है,
ये आपका फंक्शन है, तो ये भी आपका फंक्शन हो गया। और जब जब ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट करता है, फंक्शन के साथ जो वैल्यू निकल कर आती है इसे हम बोलते हैं आइगन वैल्यू। ये सब कुछ नया आपके लिए। और ये जो आपके सामने मैंने इक्वेशन लिखी है ना, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है जी। आइगन वैल्यू इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद फंक्शन को एज इट इज वापस दे देता है, सेम आ जाता है फंक्शन आपका, ठीक है। और फंक्शन के साथ कुछ वैल्यू आती है, यहां पे तो फिलहाल 1 आ रही है, तो किसी और केस में कुछ और नंबर आ जाता। फंक्शन के साथ जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को आइगन वैल्यू बोला जाता है। और अगर ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद फंक्शन को एज इट इज वापस पकड़ा रहा है तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं आइगन फंक्शन, ठीक है ना। और ये सारी की सारी इक्वेशन क्या कहलाए, मतलब ये वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। इतना लिखो, पहले धीरे धीरे चलेंगे, ये सब कुछ नया होगा आपके लिए। हाँ, हेडिंग डालो, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। जिसमें मैंने बोला क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम किसकी वजह से पढ़ना है, इरविन स्क्रॉडिंजर की वजह से पढ़ना है। और इसने बड़ी फेमस इक्वेशन दी थी, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को बताने से पहले मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि हमें ऑपरेटर किसे बोलते हैं, फंक्शन क्या होता है। हाँ जी, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, हम वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। इरविन स्क्रॉडिंजर ने ये मॉडल प्रपोज करा था। इससे पहले मैंने आपको क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस बता दिया था। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे एप्लीकेबल होता है, और जो लॉज ऑफ मोशन है, जो न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन है, उस पर बेस्ड है वो। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे वो अच्छा खासा एप्लीकेबल है। बट जब क्लासिकल मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ पे अप्लाई करा तो आपका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ही निकल के नहीं आया। तब क्वांटम मैकेनिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करता है, आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है जी। इरविन स्क्रॉडिंजर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया था और इसने बड़ी फेमस इक्वेशन दे रखी है, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से पहले मैंने आपको ऑपरेटर के बारे में एक बेसिक सा आइडिया दिया। ऑपरेटर बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लिखा हुआ है d/dx। इसने क्या करा, वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा। तो ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, ठीक है ना। जब भी ऑपरेटर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो ऑपरेटर को फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। भाई अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर लो और उसको कंप्यूटर के आगे बिठा दो तो कंप्यूटर का फेस उसकी तरफ होना चाहिए ना, तभी वो काम करेगा ना। कंप्यूटर के पीछे बैठ के थोड़ी ना काम करेगा कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिंग का काम अपना। तो इसी तरीके से ऑपरेटर को उठा के अगर आप यहाँ पे रख दोगे, EX के राइट में रख दोगे, तो वो कोई काम नहीं करेगा। ऑपरेटर को अगर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करवाना है तो आपको ऑपरेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑपरेटर ने क्या करा, वेव फंक्शन पे, सॉरी अभी नॉर्मल फंक्शन, नॉट अ वेव फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन है। ऑपरेटर ने क्या करा, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन पे ऑपरेट करा। तो जब ऑपरेटर मतलब d/dx वाला ऑपरेटर फंक्शन पे ऑपरेट करता है तो फंक्शन आपका एज इट इज आ जाता है और साथ में कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ऑपरेटर जब फंक्शन पर ऑपरेट करेगा और फंक्शन एज इट इज सेम आ जाएगा और उसके साथ में कुछ वैल्यू आएगी, ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका आइगन फंक्शन कहलाएगा उस केस के अंदर, और आइगन फंक्शन के साथ जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। इतना क्लियर हो गया। तो ये तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया आइगन वैल्यू इक्वेशन का, ठीक है। अब जो मेन हमें जानना है वो ये रहा। मैंने क्या करा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिया, नाम लिखा हुआ है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। किसी ऑपरेटर को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है ना तो छोटा सा कैप बना देते हैं उसके ऊपर। तो देखो छोटा सा कैप बनाया मैंने, ठीक है ना। ये है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बेसिकली एनर्जी ऑपरेटर होता है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है। और टोटल एनर्जी में आप कौन सी एनर्जी लोगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी।
तो जब आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बेसिकली एनर्जी ऑपरेटर है तो वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर मैंने लिख दिया, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर बेसिकली V होता है और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर बेसिकली होता है -h²/8π²m। लैप्लेशियन बोलते हैं इसे, लैप्लेशियन लिखा हुआ मैंने, ठीक है जी। -h²/8π²m और लैप्लेशियन ऑपरेटर का होल स्क्वायर। अब ये क्या होता है मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये बेसिकली लैप्लेशियन ऑपरेटर किसके इक्वल होता है? डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y प्लस डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। इतना क्लियर हो गया? तो अगर मुझे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखना हो तो मैं ये पूरा लिखूंगा, फिर इसके साथ इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, फिर प्लस v लिखूंगा, यही लिखूंगा ना। ये आपका है वेव फंक्शन, ये आपके लिए एक नया टर्म आ गया अब, ठीक है जी। ये आपका क्या है? वेव फंक्शन। भाई ये तो नॉर्मली मैंने फंक्शन बोला था, बट अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे अप्लाई कर रहा हूं और इसको बोलूंगा वेव फंक्शन। तो जब मैं वेव फंक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब वेव के बारे में बात कर रहा हूं। और आप मुझे बता दो, एटम के अंदर हमने किसका वेव नेचर आइडेंटिफाई कर लिया था थोड़े दिन पहले? इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ने के बाद हमने सीख लिया था कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है और जिसका वेव नेचर होगा उसका वेव फंक्शन होगा। तो ये जो वेव फंक्शन होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन के होते हैं। अब एक एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल पर होते हैं, तो अलग अलग वेव फंक्शंस बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, है ना। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन का आपका वेव फंक्शन है, ठीक है जी। तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे जब ऑपरेट करेगा तो क्या मिलेगा आपको? आइगन वैल्यू मिलेगी। और आइगन वैल्यू क्या है? यहाँ पे एनर्जी है। मैंने अभी सिखाया ना आइगन वैल्यू इक्वेशन किसे बोलते हैं? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जब ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट करता है तो वेव फंक्शन सेम का सेम वापस आ जाता है। तो देखो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, आपका वेव फंक्शन सेम एज इट इज वापस आ गया और साथ में कोई वैल्यू आई है आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू बताऊं कौन है? आपने बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू -2π²m e⁴ डिवाइड बाय n²h², यही पढ़ा था। E इज इक्वल टू -2π²m e⁴ डिवाइडेड बाय n²z², सॉरी डिवाइड बाय n²h², ऊपर z² है। E इज इक्वल टू -2π²m e⁴ z² डिवाइडेड बाय n²h²। ये जो फॉर्मूला आपने निकालना सीखा था बोहर मॉडल के अंदर सीखा था, बट यूजिंग द क्लासिकल कॉन्सेप्ट। फिर से फॉर्मूला आ गया है, फिर से एनर्जी की वैल्यू आ गई है, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स बट विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो बेसिकली अब आप बोलोगे सर ये ऑपरेटर को मैं ऑपरेट कैसे करूं? मतलब मुझे समझ में आ गया ये वाला डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन हमें करना आता है, तो कोई दूसरा ऑपरेटर लेंगे, लेट्स से इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर ले लो, तो वो भी आपको आता है। भाई EX का इंटीग्रेशन भी तो EX ही होता है, सही बोला ना मैंने। फिर उसको डिफरेंशिएट करके जो e⁴x होती है, x को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन में ऐसा ही कुछ सीखा होगा आपने, अगर सीख लिया है तो मुझे इंटीग्रेटर ऑपरेटर का फंक्शन समझ में आ गया। इंटीग्रेटर क्या करता है, इंटीग्रेशन वाला ऑपरेटर क्या करता है। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर भी समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन ऑपरेटर क्या करता है। आप लोग सोच रहे होगे सर ये क्या करेगा, तो देखो जरा एक बारी, ये क्या है? डबल डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। यानी कि किसी फंक्शन को आप दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। और आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या सीखा था आपने? अगर d/dx⁴ है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा? पढ़ लोगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के ना जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, ठीक है ना। आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। अगर d/dx⁴ है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, d/dx⁴ है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो पहले से डिफाइंड होते हैं। तो जरा देख के बताओ, अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करके अभी मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, मेन सिंप्लीफाई नहीं करूंगा क्योंकि वो कोर्स में नहीं है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूंगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा। तो अगर आप देखो इसको उठा के यहां पे पुट करोगे तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन जाएगी। अरे आपने अच्छा इतना कॉपी कर लिया,
करो कॉपी, मैं बताता हूँ। ये सब कुछ नया है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो पूछ लेना। राइट वाला पोर्शन रब कर दूं? हाँ यही वाला कह रहा हूँ, क्योंकि चाहिए मेरे को, जगह चाहिए। ठीक है जी। ये है आपके सामने आइगन वैल्यू इक्वेशन। आइगन वैल्यू इक्वेशन के अंदर मैंने क्या करा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को फंक्शन पे, वेव फंक्शन पे, अब ये वेव फंक्शन बोलोगे आप लोग, इधर थोड़ी देर पहले बता दिया वेव फंक्शन, ठीक है ना। वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा, सॉल्व करने के बाद क्या आता है, एनर्जी आती है एज अ आइगन वैल्यू। ये वही एनर्जी है जो आप लोगों ने बोहर मॉडल के अंदर सीखी थी कैलकुलेट करना, क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करके कैलकुलेट करा था। E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं। E इज इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, और इसी में आपने वैल्यूज पुट करके वो 3 फॉर्मूलेज बना दिए थे। E इज इक्वल टू माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बोलो। आप पहले लिखो, मैं समझाऊंगा क्या है ये, ठीक है। और क्या सीखा था आपने, क्या बता रहा था मैं भी थोड़ी देर पहले, भूल ही गया। हाँ जी, मैं बता रहा था आइगन वैल्यू के बारे में। आप लोग कॉपी करें पहले, आप कॉपी करने में ज़्यादा बिजी हैं। कॉपीड, इसको अच्छे से सीख के जाना भाई, ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन आएंगे, डाउट्स आएंगे। क्या करे यार उनका, क्या करें, मैं क्या कर सकता हूँ। एक का तो मुझे रीज़न पता है, दूसरे का क्या करें हम, बढ़े आगे, ठीक है ना। तभी मैंने आपको एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर लेके आइगन फंक्शन को, आइगन वैल्यूज़ को समझाने की कोशिश करी थी। उसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक पे गया था। तो फटाफट से दोबारा सुन लो। जिस तरीके से मैंने आपके सामने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लिया था डी बाई डी एक्स, और उसको फंक्शन पे ऑपरेट कराया था, तो मुझे आइगन वैल्यू के अंदर 1 मिला था और फंक्शन मेरा एज इट इज आ गया था। ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है ना। और ये आपका क्या कहलाएगा, आइगन फंक्शन कहलाएगा, ये आपका आइगन वैल्यू कहलाएगा, ये आपका ऑपरेटर है। ऑपरेटर का काम क्या होता है, सर्टेन फंक्शंस को परफॉर्म करना। मैथमेटिकल ऑपरेटर का यही तो काम है, जो उसका फंक्शन उसे परफॉर्म करना। इसका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएशन करना, तो ये डिफरेंशिएट करेगा। किसी का फंक्शन होता है इंटीग्रेशन वाला, वो इंटीग्रेट करेगा, एंड सो ऑन। ठीक, अब इधर देखो, मैंने अब आपका आगे ये इक्वेशन लिखी हुई है जिसके अंदर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर रहा है। इस जाई को बोलते हैं वेव फंक्शन, इस जाई, इसे जाई रीड करते हैं, जाई, और इसे, ये है बेसिकली वेव फंक्शन, ये है बेसिकली वेव फंक्शन। मैं बता देता हूं वेव फंक्शन होता क्या है। वेव फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, सुनते रहना एक एक बात। जैसे मैंने बोला ये है आपका इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, यही बोला था ना मैंने भाई, इलेक्ट्रॉन आपका वेव नेचर शो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका वेव नेचर शो करेगा तो उसका एक अपना वेव फंक्शन होगा।
है ना। तो ये है बेसिकली वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो छुपी हुई होती है, एनकोडेड होती है। इंफॉर्मेशन क्या, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन होती है। इलेक्ट्रॉन किस, जैसे अर्थ न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज मतलब ऐसे भी घूम रहा होता है, अपनी स्पिन पे भी घूम रहा होता है और ऐसे भी घूम रहा होता है ना भाई। ये मान लो अर्थ है, ये एक्सिस है अर्थ की, तो ऐसे भी घूम रहा होता है और ऐसे भी घूम रहा होता है ना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की भी दो स्पिन होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। पहला पॉइंट हो गया। इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन के अंदर प्रेजेंट है, रीजन कल डिफाइन करा दिया था मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बताया था ना। उस रीजन को बकायदा नाम दे रखा है एटॉमिक ऑर्बिटल। और आपने तो ऑर्बिट पढ़ा था, तो एटॉमिक ऑर्बिटल और ऑर्बिट के बीच में अगर आप लोगों से मैं डिफरेंस पूछूं तो ऑर्बिट तो आपका फ्लैट निकलेगा, ऑर्बिटल आपका 3 डायमेंशनल होगा, है ना। अगर एक डिफरेंस अभी मैं बात करूं तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उसे बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस रीजन के अंदर घूम रहा है तो उसकी स्पिन भी होगी, क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पहली पोजीशन। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास एक टाइप का नहीं होता, कई टाइप के होते हैं। एस ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है, डी ऑर्बिटल भी होता है, एफ ऑर्बिटल भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है ये भी कौन बताता है, वेव फंक्शन। दो बातें हो गई। पहला मैंने बोला स्पिन, देखो कई सारी इंफॉर्मेशन देता है, कई सारी इंफॉर्मेशन में वर्ड यूज करूंगा तो सोचते रहोगे कौन सी इंफॉर्मेशन, इसलिए एक दो बातें बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की स्पिन बता देगा ये, जब आप इसको डिकोड, सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर घुसी पड़ी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है, एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इज हिडन इन वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की हेल्प से आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, वेव फंक्शन क्या होता है। तो जब हैमिल्टनियन ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेगा तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। आप जिस भी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन लोगे उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी। अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेव फंक्शन होती है। पहले वाले ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका वेव फंक्शन अलग, तो पहले वाले ऑर्बिट का वेव फंक्शन डाल दो उठाकर, तो पहले वाले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो आ जाएगी। ये है वो कॉन्सेप्ट एनर्जी वाला, ठीक है। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका वेव फंक्शन उठा के यहां डाल दो। हमें यही नहीं जानना वेव फंक्शन सर कैसे लिखते हैं, क्या होता है, वो नहीं जानना, हमें बस एलिमेंट्री आइडिया लेना है। तो सेकंड वाले ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसका उठा के वेव फंक्शन यहां घुसा दो, सॉल्व करोगे एनर्जी आ जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की जो सेकंड ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। तो इन नटशेल जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है वो वेव फंक्शन पर ऑपरेट करता है और आपको वेव फंक्शन एज इट इज दे देता है और साथ में एनर्जी की वैल्यू देता है आइगन वैल्यू, जिसे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। ये वही एनर्जी है जो आपने बोहर मॉडल के अंदर पढ़ी थी और आपने इसको बोहर मॉडल में कैलकुलेट भी करा था क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करते हुए। फिर से कैलकुलेट कर लिया है यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। इतनी बात समझ में आई। अब हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या होता है, एनर्जी ऑपरेटर होता है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है, जो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऑपरेटर को कैप से दिखाते हैं, देखो मैंने कैप बना रखा है, ठीक है। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर को V से दिखाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर ये बड़ा सा आपके सामने लिखा हुआ है -h²/8π²m, फिर लैप्लेशियन का होल स्क्वायर। अब लैप्लेशियन क्या होता है, वो ये होता है, तीनों एक्सेस के अलोंग डबल डिफरेंशिएशन कर रखा है, x के अलोंग भी, y भी अलोंग भी और z के अलोंग भी। तो डेल बाय डेल x का होल स्क्वायर क्या है, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डेल स्क्वायर बाय डेल y स्क्वायर क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, और ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ z। जब आप ये सारी वैल्यू उठा के यहां पे पुट करोगे, रीअरेंज करोगे, ये निकल कर आता है। मैंने रीअरेंज करके नहीं दिखाया है, मैंने वैल्यू पुट करके नहीं दिखाई, मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है। आप इधर हैमिल्टनियन ऑपरेटर पुट करो, क्या था आपका हैमिल्टनियन ऑपरेटर, -h²/8π²m, फिर लैप्लेशियन का ऑपरेटर आपका दे रखा है, ये रहा जो उल्टा ट्रायंगल बना रखा है, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर, सॉरी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर,
डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है जी। फिर साथ में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, ये लो जी पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, और पूरे का पूरा ऑपरेटर ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है ना। इज इक्वल टू एनर्जी आपका आइगन वैल्यू आ जाएगी और वेव फंक्शन आपका एज इट इज आ जाएगा। जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये निकल कर आएगा, इसे ही बोलते हैं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। अब आप देखो जरा एक बार ध्यान से देखो, यहां पे मुझे डबल डिफरेंशिएशन नजर आ रहा है, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। और ये कौन सी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और मैंने आपको क्या बोला है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। तो इसका आपने आइडेंटिफाई करना है, क्या भाई कैसे है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका प्री डिफाइंड सॉल्यूशन निकालना है और ई और जाई की वैल्यू निकाल देनी है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, एनर्जी और जाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें बस इतना ही जानना था, व्हाट इज हैमिल्टनियन ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या होती है, बस इतना ही जानना था। ये एरिया आपकी स्क्रॉडिंजर इक्वेशन जो आपको अभी खतरनाक सी लग गई होगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके बारे में। वेव फंक्शन का मैंने छोटा सा आइडिया दिया कि वेव फंक्शन बेसिकली इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन आपको बताता है जो इसके अंदर हिडन होती है। यही मैंने बोला ना, वो वेव फंक्शन से हमें एक्सट्रैक्ट करनी होती है। वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई इंपॉर्टेंस, फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस तरीके से अगर आप लाइट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाता है आपको। मैंने आपके सामने कोई लाइट ले ली, ठीक है, मैंने आपके सामने कोई लाइट ले ली, कोई भी लाइट ले लो, रेड ले लो, ब्लू ले लो, फलाना ढिमकाना लाइट ले लो। आपने क्या करा, लाइट का पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होगा, देख के एम्पलीट्यूड नजर नहीं आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर कर देना है। तो जैसे ही आप लाइट के एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर करोगे आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी लाइट की, है ना। इन अ सिमिलर वे अगर आप किसी वेव फंक्शन का स्क्वायर कर देते हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेव फंक्शन को स्क्वायर कर देते हो तो आपको बताऊं क्या मिल जाएगी, डेंसिटी मिल जाएगी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट समझ आया, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कुछ भी भयंकर सा ऐसा नहीं बताया जो आपको समझ नहीं आया, मैंने बस मैथमेटिक्स उठाई है। इसमें क्या है भाई, मैंने हैमिल्टनियन ऑपरेटर बता दिया, किसके बराबर, ये भाई ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है। देखो इनसे तो आप पहले भी मिले हुए हो, एच से एम से तो पहले भी मिले हुए हो, यही तो एक नया आया, ठीक है। इसको मैंने बता दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन बता दी मैंने क्या होती है। पावर पे डिफरेंशियल जो आपका डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी वाई होता है, डी बाई डी जेड होता है, इनकी पावर की हेल्प से आप बता पाओगे कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिखा भी दिया मैंने, पावर 1 होगी तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर 2 होगी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैंने ये भी बताया कि इन डिफरेंशियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं प्री डिफाइंड होते हैं, बस वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना होता है बस, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन प्री डिफाइंड है, आपको वो डिफाइन करना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन जाननी थी क्या होती है। ये होती है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने बोला इसका सॉल्यूशन प्री डिफाइंड है, जब इसका सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाता है तो क्या निकल कर आएगा, अबे सॉल्यूशन में कुछ तो आएगा, ई और जाई की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है ना। तो वो वही आएगा रिलेशन, वही जो सामने लिखा हुआ है -2π² m e⁴ z², यही आएगा। बट कॉन्सेप्ट कौन सा उठाया है, क्वांटम मैकेनिक्स। बोर मॉडल के अंदर भी यही निकाला था, याद करो, बट कॉन्सेप्ट कौन सा लिया था, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स किस पर बेस्ड है, न्यूटन्स के 3 लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिक्स किस पे बेस्ड है, वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या डिफिकल्ट है बताओ, एक ही बात को मैं 4 बार रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपको समझ आ जाए, घबराओ नहीं आप इस टॉपिक से, कुछ घुसा दिमाग में। अब चल रहे थे हम यहां पर, भाई के नहीं घुसा दिमाग में, एम क्या नहीं घुसा बताओ, ये तो दोबारा बता ही रहा था भाई। लाइट का क्या वेव नेचर होता है ना, तो एम्पलीट्यूड होगा ना सब कुछ, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दिया आपने, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दिया। तो जिस तरीके से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करने से आपको इंटेंसिटी मिल जाती है लाइट की, इन अ सिमिलर वे जाई का वेव फंक्शन का अगर आप स्क्वायर करोगे आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल जाएगी। भाई
कहां करोगे? देखो यार, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन है, 3 डायमेंशनल रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, अरे ऐसे ही समझ लो, ये रीजन है आपका, ये 3 डायमेंशनल रीजन है, ठीक है ना। शेप को दिल पे मत लगाना, ठीक है। 3 डायमेंशनल रीजन है, सेंटर पे है न्यूक्लियस। चलो ये न्यूक्लियस है आपका भाई, इसके इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा है, कभी यहाँ, मुझे ही कह लो इलेक्ट्रॉन, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी बोर्ड पे जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकालनी है, ठीक है ना। मैंने ये भी नहीं बोला एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालनी है। मैं हूं इलेक्ट्रॉन और मैं वेव नेचर शो करता हूं, तो मेरा वेव फंक्शन होगा। मेरा वेव फंक्शन कौन है? जाई। खाली जाई की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट मेरा जाई स्क्वायर कर दो, मतलब एक और खड़ा कर दो इमरान सर यहाँ पे जाई स्क्वायर, तो उसकी सिग्निफिकेंस है। तो जाई का जैसे ही स्क्वायर करोगे, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा जाई था, कुछ जाई वेव फंक्शन है जाई, जैसे मैंने बोला, इसी पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया? जाई का स्क्वायर कर दिया, तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल जाएगी। तो जाई स्क्वायर क्या होता है? आपको डेंसिटी बताता है इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन रीजन, है ना। बट खाली जाई के बारे में बात करो, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जाई का। तो ये पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि जाई का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, तो आप लिखोगे जाई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस बट जाई स्क्वायर does have significance. It tells you the density of electron at a particular point around the nucleus. कुछ घुस गया दिमाग में, ठीक है ना। चलो ये तो उतार लिया होगा आपने, इसे उतार लो। अगर इसे उतारना है कि आप भूल जाओगे कहां से आई, तो ये सारी वैल्यू पुट करके अब इसे रीअरेंज करना है, आपका यही आएगा। आप घर पे भी तसल्ली से करोगे, होगा। ब्रैकेट खोलना, अरे ये जाई मैंने ब्रैकेट के बाहर डाला हुआ ना, ब्रैकेट ओपन करना, रीअरेंज करना है, इस सारी टर्म को उठा के वहां पे शिफ्ट कर देना, इसको उठा के वहां पे शिफ्ट कर देना, ये हो जाएगा आपसे करोगे तो। हिंट दे देता हूं दोबारा से, पहले ब्रैकेट को खोल लेना, यहां जाई आ जाएगा, यहां जाई आ जाएगा, इस वी जाई को उठा के यहां कर देना, माइनस में हो जाएगा। फिर ये वाला पोर्शन मल्टीप्लीकेशन में, इसको उठा के वहां करोगे तो डिवीजन में चला जाएगा, फिर पूरी की पूरी टर्म उठा के यहां कर देना, यही बन जाएगा। घर पे करोगे आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। हाँ ये कॉपी है, तो भाई इसे तो करो, इसे कर लो, फिर मैं लिखवा रहा हूं थोड़ा सा। बेस मैंने बना दिया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का आपका, ठीक है ना, कि व्हाट इज स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से हमें मिलता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ ली, पता ही नहीं सर उससे क्या करें हम, पढ़ तो ली, तो वही इतनी देर से बार बार की रिपीट इसीलिए कर रहा था। अब लिखना शुरू करो फटाफट से। अब आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट हो गया और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा भी। लिखवाऊं? लिखो, आफ्टर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, after the failure of Bohr model of atom, a new model is derived. After the failure of Bohr model of atom, a new model is derived by Erwin Schrödinger. स्पेलिंग आपको लिख के दी थी मैंने। A new model is derived by Erwin Schrödinger, known as wave mechanical model of atom. Known as wave mechanical model of atom. Is derived by Erwin Schrödinger. Schrödinger की स्पेलिंग ये रही, इरविन अभी आपको दिखाया था, ERWIN. Erwin Schrödinger, known as wave mechanical model of atom. Mechanical model of atom, जो पढ़ाया है वही लिखवा रहा हूं अब। This model is consistent. This model is consistent with de Broglie wavelength. This model is consistent with de Broglie wavelength as well as Heisenberg uncertainty principle. This model is consistent with de Broglie wavelength as well as Heisenberg uncertainty principle. है ना?
जो जो बोला वही लिखवाया ना। ये पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दो प्रिंसिपल्स, सॉरी वो दो कॉन्सेप्ट उनको फॉलो करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स के जो लॉज ऑफ मोशन है, 3 लॉज ऑफ मोशन है, उस पे बेस्ड है। क्लासिकल मैकेनिक्स डी ब्रोगली वेवलेंथ और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। ठीक है ना, ये सब मैंने बताया। आगे लिखो। इन दिस मॉडल स्क्रॉडिंजर assumed that electron is a 3-dimensional wave, है ना। 3 वेव ही तो है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो वेव, एक वेव नेचर शो करता है ना। इलेक्ट्रॉन इज अ 3-dimensional वेव which is present in positive field of nucleus, ये पॉइंट समझ में आया। पॉजिटिव फील्ड, भाई न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव, है ना। तो वो एक पॉजिटिव फील्ड क्रिएट करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। वही लाइन लिखवाई है मैंने। आगे लिखो। दिस मॉडल इज बेस्ड अपॉन एन इक्वेशन known as Schrödinger wave equation. ठीक है ना, सिंपल शब्दों में इतना ध्यान रखो। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपको E और जाई मिल जाता है। E एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जाई वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जाई, इसे जाई रीड करते हैं, ये होता है वेव फंक्शन, बोलते इसे वेव फंक्शन है। ठीक है जी। तो मैंने बताया था जाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट जाई स्क्वायर का होता है। तो लिखो इसके अंदर, जाई इज अ वेव फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे चांद सितारे चंदा मामा जो बनाना हो बना लेना। जाई इज अ वेव फंक्शन विच शुड बी फाइनाइट। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो लिखवा रहा हूं साथ में। फाइनाइट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, विच शुड बी फाइनाइट कॉमा कॉन्टिन्यूस, एज वेल एज डिफरेंशिएबल, मतलब डिफरेंशिएट भी हो जाता है फंक्शन, वेव फंक्शन आपका। बट इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। जाई इज अ वेव फंक्शन विच शुड बी फाइनाइट, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, but it does not have any physical significance. है ना, जाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जाई स्क्वायर का इंपॉर्टेंस है। तो लिखो नेक्स्ट लाइन से, बट इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट स्क्वायर ऑफ जाई दैट इज जाई स्क्वायर, हैज फिजिकल significance. It tells you the probability. It tells you the probability of finding the electron. It tells you the probability of finding the electron at a particular point around the nucleus. सही है, क्लियर हो गया ना। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, व्हाट इज हैमिल्टनियन ऑपरेटर, व्हाट इज जाई, व्हाट इज ई, सब क्लियर हो गया ना। एक ही कॉन्सेप्ट को, पुराने वाले कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, मतलब जो एनर्जी आपने वहां पे निकालना सीखा था उसी को हमने फिर से सीखा है विद द न्यू कॉन्सेप्ट। अब सुनो आप भाई, जाई स्क्वायर आपको पता लग गया है,
कि क्या बताता है आपको, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल रीजन होता है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आ जाएगा कि वो रीजन को बोलते क्या। वैसे उस रीजन को एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखो, मान लो मैं जाई स्क्वायर 0 कर दूं, इसका मतलब क्या है? जाई स्क्वायर 0 है, मीनिंग क्या है इसका? किसकी डेंसिटी 0 है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है। यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड कहीं ऐसे रीजन्स भी होते हैं जहां पे जाई स्क्वायर आपका 0 होता है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं उस रीजन में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है ना। और अगर जाई स्क्वायर 0 नहीं है तो जाहिर सी बात है एंटी नोड हो जाएगा, यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो नेक्स्ट डालो हेडिंग नोड, नेक्स्ट डालो हेडिंग नोड। द पॉइंट एट विच जाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, द पॉइंट एट विच जाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, that is probability of finding an electron is 0. That is probability of finding an electron is 0. That is probability of finding an electron is 0. नेक्स्ट लाइन से लिखो एंटी नोड। और हमें नोड भी कैलकुलेट करना सीखना है आगे जाकर, हम बिल्कुल एंड गेम पर है चैप्टर के। पिक्चर अभी बाकी है थोड़ी सी, 2 क्लासेस तो नहीं है भाई। अगर देखो एक क्लास में निपटाना है तो फिर तो अभी निपटा दूं मैं। तरीके से समझ के निपटाना चाहते हो तो क्लासेस तो लगेगी। कम ही रह गया। इसके बाद क्वांटम में पढ़ना है, ऑर्बिटल अभी बता दूंगा, क्वांटम में पढ़ना है, 4 क्वांटम नंबर है, 3 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, सब छोटे छोटे टॉपिक है। ऑफ बॉब, पॉली एक्सक्लूजन, हुंडसुल और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, चलो लिखो आगे, लिखो फटाफट लिखो। एंटी नोड, द पॉइंट एट विच जाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर ना हो, मैक्सिमम हो। द पॉइंट एट विच जाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मैक्सिमम हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। That is probability of finding an electron is maximum. अब इंटरेस्ट आ गया होगा इस टॉपिक में। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब सुनो जरा, ऑर्बिटल में कई बार बोल चुका हूं, डिफाइन नहीं कराया। तो क्वेश्चन ये अराइज होता, पहले तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन फिर से बता देता हूं, या लिख ही लो आप, डालो हेडिंग ऑर्बिटल। इसमें लिखो द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, the region around the nucleus where the probability, the region around the nucleus where the probability of finding the electron, the region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum, the region around the nucleus where the probability ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ब्रैकेट में लिख लो से कहने वाला से 90 to 99%, मतलब 100% नहीं होती है। वो क्यों नहीं होती अभी देखने जा रहे, थोड़ी देर में देख रहे हैं। अब सुनो, ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख ली कि न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। और मैंने ब्रैकेट में वो लिखवा भी दिया है, एक टेंटेटिव नंबर लिखवा दिया है, 100% नहीं लिखवाया है ना। तो आप जानते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि न्यूक्लियस के अराउंड कोई रीजन है। उस रीजन को वैसे तो एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप क्या होगी वो हमें कैसे पता लगेगा। तो देखो, आपने लेट्स से हाइड्रोजन एटम लिया, तो हाइड्रोजन एटम में तो एक ही न्यूक्लियस होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपने क्या करना है, अपना कैमरा ले लो, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है चीज़ समझाने के लिए। यह हाइड्रोजन रख दिया इधर, यहाँ रख दिया मैंने, फोटो क्लिक करते चले जाओ, 500,000 फोटो क्लिक कर दो लगातार, क्लिक 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 500,000।
कर दी क्लिक। ठीक है जी, 1000 फोटो के प्रिंट आउट निकाल लो। अब आपने करना क्या है, पहली फोटो लेनी है, नहीं समझ लो, ये समझ इसी से ही आएगा, समझ में आपको इसी से ही समझ में आएगा ये। ठीक है, आपने क्या करा, हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका, जाहिर सी बात है भाई, वो वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है, गोल गोल वाला, गोल गोल वाला कॉन्सेप्ट अब टाटा बाय बाय, नमस्ते कर दो, उसकी फाइल क्लोज कर दो। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एंटर कर चुके हैं हम। ठीक है ना, ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट आ चुका, ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। और हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कहीं पे भी हो सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दूर पास। जैसे एक मधुमक्खी फ्लावर के अराउंड घूमती रहती है हनी को कलेक्ट करने के लिए, है ना, कभी पास जाती है, जब तक उसका काम नहीं होता तब तक वो आस पास मंडराती रहती है। और भी बहुत एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए, ठीक है, इसी से समझ जाओ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा होगा, कभी यहाँ जा रहा होगा, कभी यहाँ जा रहा होगा, कभी ऊपर कभी दाएं बाएं। तो आपने करना क्या है, उसी की तो फोटो लेनी है। इलेक्ट्रॉन अपना काम कर रहा है जो कर रहा है, न्यूक्लियस अपने सेंटर में बैठा हुआ, आपने फटाफट 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 500,000 फोटो ले ली, 1000 ले ली। अब आपने क्या करना है, 1000 फोटो को सुपर इम्पोज करना है। जब आप 1000 फोटो को सुपर इम्पोज करना है, एक के ऊपर एक रखते चले जाना है, तो न्यूक्लियस तो कॉन्साइड कर जाएगा सारी फोटोज के अंदर, और आपको कुछ डायग्राम ऐसा मिलेगा। ये मैंने सिंपलेस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया है, ये भी ध्यान रखना, सिंपलेस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल है ये, और ये 3 डायमेंशनल है ना, स्फीयर जैसा, स्फीयर है ये बेसिकली। देखो ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये लो, ये हाइड्रोजन एटम की जो मैंने आपको इमेजिन करवाया कि हाइड्रोजन एटम लो, फोटो क्लिक कर दो, 1000 फोटो सुपर इम्पोज कर दो, तो ये सारे डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन ही तो है। अरे यार, अब वही मैंने बोला ना, तुमको जब एग्जांपल समझाया जाए ना तो उसको दिल पे मत लिया करो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले लो, ऐसा तो ना मैं कभी कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं पाऊंगा। ये समझ आ गया, ये हाइड्रोजन एटम की मैंने पिक्चर क्लिक करी है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये मैं सोचता हूँ सर इतने सारे इलेक्ट्रॉन, 1000 फोटो भी तो सुपर इम्पोज हो रखी है, 1000 फोटो के इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, सब दिख गए, तो एक रीजन सा नजर आ रहा है आपको, है ना। बट इस रीजन की कोई प्रिसाइज बाउंड्री नहीं बनाई मैंने, कोई शार्प बाउंड्री नहीं बनाई है। मैं बाउंड्री बना देता हूं, क्या सारे इलेक्ट्रॉन आ गए अंदर, कुछ बाहर भी चले गए ना। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस रीजन को डिफाइन कर दूं, तो डिफाइन करने के बाद मैंने नोटिस करा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भी जा रहा था, काफी इस डिफाइंड रीजन से बाहर भी जा रहा था, तो फिर प्रोबेबिलिटी 100% कैसे हो जाएगी। हाँ आएगा ना, तो वापस आया तभी तो अंदर है ये इतने सारे डॉट्स। ये 1000 पिक्चर सुपर इम्पोज्ड है मैडम, रीजन निकालने के लिए कि मैं एक रीजन डिफाइन कर सकूँ इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड कहाँ, सॉरी न्यूक्लियस के अराउंड कहाँ घूम रहा है, उसके लिए मैंने 1000 फोटो क्लिक करी है। ठीक है जी, तो ये जो पहले वाला मैंने डायग्राम ड्रॉ करा था, आप बनाएंगे 2 डायग्राम, एक ये वाला और एक से पहले वाला। पहले वाले को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको एक रीजन बता देता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमेगा। घुसा दिमाग में कुछ, फटाफट से ड्रॉ करो। इसके 2 डायग्राम बनाना, एक ये वाला और ऐसे ही एक और बना लेना, बस ये बाउंड्री ड्रॉ मत करना। और आपको अब समझ आ गया होगा कि मैंने डेफिनेशन के अंदर 100% क्यों नहीं लिया था। और ये आपका सिंपलेस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो सबसे पहला ऑर्बिटल आपने पढ़ना है एस ऑर्बिटल, वो ये है, ये एस ऑर्बिटल है आपका। एस आपका स्मॉल होगा यहां पर। ठीक है, जल्दी बनाओ। और
अब बढ़े आगे, आगे बढ़े, जरा देखना कुछ चेंज करा है मैंने, थोड़ा सा डेंसिटी बढ़ा दी। आगे बढ़े, हाँ सबको करना है। चलो लिखो, ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव, ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव डेफिनेट पाथ, ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव डेफिनेट पाथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन, है ना, कोई डेफिनेट पाथ नहीं। ये तो मैंने अपने सहूलियत के लिए बनाया है, ये अपनी समझ के लिए बनाया है, ऐसा कुछ प्रिसाइज बाउंड्री नहीं होती है, कोई ध्यान रखना। ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव डेफिनेट पाथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, रादर दे हैव डेफिनेट प्रोबेबिलिटी, रादर दे हैव डेफिनेट प्रोबेबिलिटी of finding an electron, rather they have definite probability of finding an electron, rather they have definite probability of finding an electron around the nucleus in various region, around the nucleus in various region। अब यहां देखो जरा एक बार डायग्राम में मैंने थोड़े से ना डॉट और बना दिए, तो इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। हाइड्रोजन एटम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, है ना। इस रीजन पे यहां लिख देता हूं, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इधर जाई स्क्वायर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। अगर आप इस पॉइंट को हटा के बाकी पॉइंट देखो तो इस पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, तो जब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इधर देखो जब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो प्रोबेबिलिटी भी तो हाई होगी, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी भी तो मैक्सिमम हो जाएगी। और यहां पे डेंसिटी मैंने क्या दिखाई है, लो दिखाई है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, जीरो नहीं हो सकती। जीरो होगी तो नोड बन जाएगा, नोड नहीं बनाया मैंने भी यहां पर, ठीक है। तो इधर लिख सकते हो आप इसी के नीचे, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज लो, जीरो नहीं होगी, लो हो सकती है, जीरो नहीं होगी, है नहीं, ऑर्बिटल के अंदर ही होता है। ये तो छोटा ऑर्बिटल सबसे सिंपलेस्ट बनाया ना, बड़े ऑर्बिटल जब जाएंगे वहां पे नोड आना शुरू हो जाते हैं। और यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यहां पे हाई होगी वहां पे लो होगी, जीरो नहीं होगी। तो ऑर्बिटल क्लियर हो गया, ऑर्बिटल क्लियर हो गया। लिखो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, हाँ जी, हाँ ये लिखना है, तभी तो मैंने डेलिबरेटली यहां पे डॉट ज्यादा बना दिए। लिखो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, और बड़े आसान है ये डिफरेंस। आपने ऑर्बिटल भी पढ़ लिया है, आपने ऑर्बिट भी पढ़ लिया। पहला डिफरेंस तो अभी पढ़ लिया था थोड़ी देर पहले। ऑर्बिट क्या होता है, फ्लैट। ऑर्बिटल क्या होता है, 3D। और बताते हैं, चलो एक और डिफरेंस आप ही बता दोगे। ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, पढ़ा होगा कभी 9th के अंदर, मैंने नहीं बताया इस बार ये वाला पॉइंट आपको। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अबे ये ऐसे ना करा करो भाई, कुछ भी बोला करो, पाप लगेगा। 2n², 9th में भी पढ़ा होगा। ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना, बड़ा सिंपल सा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। लिखो चलो फटाफट से लिखना शुरू करो। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, 2 कॉलम की टेबल बना लो। पहले कॉलम में हेडिंग डाल लो ऑर्बिट, दूसरे में डाल लो ऑर्बिटल।
लिखो ऑर्बिट के अंदर 6 पॉइंट लिखवाने, जल्दी जल्दी निपटा दो। लिखो ऑर्बिट में, लिखो इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ in which electrons revolve around the nucleus. It is a well-defined circular path in which electrons revolve around the nucleus. सही है ना, यही था ना। It is a well-defined circular path in which electrons revolve around the nucleus. अब ऑर्बिटल पर आ जाओ। ऑर्बिटल तो पढ़ी लिया आपने, डेफिनेशन चिपका दो पूरी। It is a 3-dimensional region where the probability of finding the electron is maximum। यही पढ़ा है हमने तो। ऑर्बिटल में लिख लो इट इज अ 3-dimensional रीजन, ऑर्बिट यहां पे, ऑर्बिटल यहां पे। डिफरेंस तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ये एक के नीचे एक लिखते हैं। ऑर्बिटल में लिख लो इट इज अ 3-dimensional रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सेकेंड पॉइंट लिखो ऑर्बिट के अंदर, it is a 3-dimensional region where the probability of finding the electron is maximum। सही है जी। सेकेंड पॉइंट लिखो ऑर्बिट में, लिखो सेकेंड पॉइंट, it represents planar or 2-dimensional motion of electron। it represents planar और 2-dimensional motion of electron। सही है जी। उसमें क्या हो जाएगा 3D। it represents 3-dimensional motion of electron। हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया समझ लो वेव नेचर, वेव नेचर तो वेव फंक्शन होगा उसका। ठीक है जी, 2 डिफरेंस हो गए। ऑर्बिटल में क्या लिखा, इट रिप्रेजेंट्स अ 3-dimensional मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो जी वापस ऑर्बिट में आ जाओ, थके तो नहीं ना, वापस ऑर्बिट में आ जाओ। ऑर्बिट में लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2n²। एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन आते हैं। मतलब अगर आप n की वैल्यू 1 डाल दोगे तो 2, n की वैल्यू 2 डाल दोगे तो 8। पता था, मैंने बोला n की वैल्यू 1 डाल देंगे तो 2, n की वैल्यू 2 डाल देंगे तो 8। मैथमेटिक्स है। उधर आ जाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल वाले में आ जाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिटल इज 2। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इधर आ जाओ, फिर से आ जाओ ऑर्बिट पर। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट्स की जो शेप होती है वो सर्कुलर होती है, सीख चुके हो आप लोग। ऑर्बिटल्स में लिखो, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप। तो लिखते जाओ अब यहां पर। एक होता है आपका एस ऑर्बिटल, ध्यान रखना सब स्मॉल होंगे, ये बड़ा मत बना देना, पाप लगेगा। ठीक है, एस आपका होता है स्फेरिकल, इसकी शेप होती है स्फेरिकल। तो जो आपके सामने ड्रॉ करा है वो ऐसे तो ड्रॉ करा है, ये एस ऑर्बिटल ही है, स्फेरिकल। स्फेरिकल, अरे भाई ये इसको मैं स्फीयर तो नहीं बना सकता ना बोर्ड पर, अभी हॉलोग्राम टेक्नोलॉजी नहीं आई है, पीछे हम वहां से, अभी जब आएगी तो उससे ही पढ़ा दूंगा। पी ए आपका होगा डंबल, डंबल। ठीक है, डी होता है आपका डबल डंबल। ये तो भाई फिर भी सीख जाओगे। एफ का देखना एक बारी आप, क्या हो गया। और ये सारे स्मॉल है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑर्बिट की तो एक ही शेप होती है सर्कुलर, ऑर्बिटल की भैया डिफरेंट शेप होती है। मैंने आपके सामने 4 ही बनाए हैं। ठीक है ना, वो आप जीआई वो देखते थे, वो क्या आता था वो, कौन सा कार्टून, अरे वो ऐसे कार्ड निकाल के यूं करते थे और फिर वो कुछ सूट वूट बदल जाता था उनका, पावर रेंजर।
नाम ध्यान नहीं आ रहा था। अरे वो ऐसे निकालते थे जेब से कार्ड, ऐसे निकाला है ना, और फिर यूं करते थे तो ड्रेस चेंज हो जाती थी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? स्पीड पेट्रोल डेल्टा फोर्स। अब पावर रेंजर याद हो गया, स्पीड पेट्रोल डेल्टा फोर्स। बस ये नहीं होती ये नहीं होती, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। आपको तो रियल नेम पता होना चाहिए ना, वो तो मैं ऐसे ही छेड़ रहा था आप लोगों को। इसकी फुल फॉर्म जो होती है, इसका एस स्टैंड फॉर शार्प, ये प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। पावर रेंजर में बन जाना अब, ठीक है जी, फंडामेंटल। तो ऑर्बिट की सर्कुलर शेप होती है, बट ऑर्बिटल की डिफरेंट होती है, और शेप्स के मैंने नाम भी लिख दिए हैं, ठीक है ना। आगे लिखो 5वां पॉइंट, लिखो ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। हाँ, इन नेचर ऑर्बिट्स आपके नॉन डायरेक्शनल होते हैं, किसी भी शेप में, सॉरी किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं। ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर एंड हेंस दे कैन नॉट डिसाइड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, एंड हेंस दे कैन नॉट डिसाइड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये कॉन्सेप्ट आपका केमिकल बॉन्डिंग पे वापसी करेगा, मतलब ऑर्बिटल्स का वहाँ पे यूज़ है केमिकल बॉन्डिंग में, और इसमें भी है स्टेट्स ऑफ, सॉरी इसका अगला चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कैन नॉट डिसाइड जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो ऑर्बिट्स होते हैं जो आप लोगों ने सॉरी जो आप लोगों ने बोहर मॉडल में सीखे थे, ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलोंग अलाइंड नहीं होते हैं, बट जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट सॉरी ऑर्बिटल वाले में लिख लो, ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड दे कैन डिसाइड द जियोमेट्री of the molecule, and they can decide the geometry of the molecule, and they can decide the geometry of the molecule। ठीक है जी, जो ऑर्बिट्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री को डिसाइड नहीं कर सकते। जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री को डिसाइड करते हैं। और लास्ट पॉइंट लिख लो, 6वां पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। लास्ट पॉइंट 6वां पॉइंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट कंसिस्टेंट, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और हाइसेनबर्ग को नहीं फॉलो करता था ना वो, तो यही लिखवा रहा हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट कंसिस्टेंट विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट कंसिस्टेंट विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट इज नॉट कंसिस्टेंट विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑर्बिटल में आ जाओ, ऑर्बिटल में आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इज कंसिस्टेंट विद, concept of orbital is consistent with, concept of orbital is consistent with de Broglie wavelength and Heisenberg uncertainty principle। ठीक है जी, डालो हेडिंग नेक्स्ट। छोटा सा 5 मिनट, बस 5 मिनट इंट्रो हो जाएगा, फिर बंद कर दूंगा। देखो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स में बस एस और पी की बता रहा हूं बस। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, हमें एस की सीखनी है, पी की सीखनी है, डी की सीखनी है, एफ की नहीं सीखनी। एफ की बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो सीखनी भी नहीं। एस पी डी सिंपल है बड़ा। तो हेडिंग डालो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, और जिसमें से सबसे पहले लिख लो एस ऑर्बिटल। ये चीज आपने ध्यान रखनी है भाई, इनको कैपिटल लिखने का पाप मत करना। एस पी डी एफ कैपिटल मत लिखना भाई, कैपिटल लिखोगे ना कुछ और ही बन जाता है वो। ठीक है जी, कैपिटल मत लिखना, आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है।
स्मॉल, ये स्मॉल होते हैं लेटर्स, ठीक है। करनी पड़ेगी बेटा। एस ऑर्बिटल, ठीक है, इसकी जो शेप होती है स्फेरिकल होती है, सामने ही बनी हुई है, फिर से बना लो सर। डॉट मत बनाना, डॉट मत बनाना। स्फेरिकल, ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस, इसे Z बोल दो, इसे X एक्सिस बोल दो, इसे Y एक्सिस बोल दो, ठीक है जी, बन गया। हाँ बस यही है, लिख लो S ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, S ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। नोट्स वगैरह सब बाद में बताऊंगा, क्वांटम नंबर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद नोट्स का टॉपिक आएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ पी ऑर्बिटल। अच्छा एक चीज था, मुझे बताना क्या ये डायरेक्शनल इन नेचर है एस ऑर्बिटल? अबे कहां से है? बॉल उठाओ, बॉल घुमा लो, जैसे मर्जी घुमा लो, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है वो कोई? कहीं पे भी एक्स बना दो, कहीं पे भी वाई बना दो, कहीं पे भी जेड बना दो, तो जो आपका एस ऑर्बिटल होता है यही एक ऐसा ऑर्बिटल है जो आपका नॉन डायरेक्शनल में आ जाता है। पी ऑर्बिटल। अब इसमें छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर क्लास खत्म करता हूं। पी ऑर्बिटल, देखो जी, पी ऑर्बिटल के बेसिकली 3 शेप्स मैं बनाऊंगा अलग अलग करके, होते अलग नहीं है, ठीक है। लेट्स से मैंने ली आपकी एक्स एक्सिस, इसे एक्स कह लेते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपका डंबल बनता है। आप इसको ऐसे समझ लो, 2 बैलून फुला लो, पार्टीज वाले जो बैलून्स होते हैं उनको ऐसे लगा दो। 3D है ना भाई, ऑर्बिटल तो 3D बनेगा। अब ये 2D दिखने में लग रहा है, बट एक्चुअल पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए। आप वो बर्थडे वाले बैलून फुलाओ, वो जो इतने बड़े हो जाते हैं, ऐसी सी शेप बनती है कुछ 3D, सामने से नोक होती है, पीछे से लोब होता है, तो ये 2 बैलून आपने ऐसे लगा देने, ये आपका पी ऑर्बिटल है 3D। तो अगर पी ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस अलाइंड है तो इसे बोलेंगे पी एक्स। अगर अलोंग वाई एक्सिस अलाइंड है तो पी वाई। इसे मैंने वाई एक्सिस बोल दिया, इसे मैंने एक्स बोल दिया, इसे जेड बोल दिया, ये भी जेड है, ये भी एक्स है। और अगर आपका पी ऑर्बिटल जेड एक्सिस अलाइंड है तो ये हो गया आपका पी जेड। सही है ना? तो ये तो मैंने आपको तोड़ के दिखाया है। मुझे बताना एक्स वाई जेड एक्सिस क्या अलग अलग होती है? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो रियलिटी में अगर आप इसकी रियल पिक्चर को समझना चाहोगे, अगर इसकी रियल पिक्चर को समझने की कोशिश करोगे, तो ये मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा डायग्राम, ताकि ये हमारे डंबल्स चिपके नहीं। ठीक है, ये आपका Z है, ये आपका X है, और ये आपका Y है। ये ऐसे होती है रियल सिनेरियो। क्या बाउंड्री नजर आती है ऑर्बिटल्स के अंदर? नहीं आती। तो यहां क्या नजर आएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया PZ, ये हो गया आपका PY, और ये हो गया आपका PZ। एक्चुअल सिनेरियो ये है। एक बात बताओ, जब P का ही इतना भयंकर बन चुका है, तो वो S भी तो S भी तो है, वो S के सेंटर में भी तो न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, उधर भी न्यूक्लियस है, तो S भी यहीं पर ही होगा ना भाई। एक एटम के अंदर S भी होता है, P भी होता है, और एक S नहीं होते, एक से ज़्यादा भी होते हैं। मैं आपको रियल सिनेरियो बता रहा हूं कि रियल सिनेरियो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब एक और चीज़ सुन लो, लास्ट पॉइंट। 3 शेप्स बनाई है ना, यानी कि 3 ऑर्बिटल है। P के कितने ऑर्बिटल बनाए? 3 ऑर्बिटल बनाए। ये तीनों ऑर्बिटल एक साथ होते, एक ऑर्बिटल को बॉक्स से दिखाते हैं। और मैंने कितने बनाए? 1 2 3। तो एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। इसको बोलो PX, तो ये हो जाएगा PY, तो ये हो जाएगा PZ। तो यहां पे तो एक ही बनाया मैंने, तो एक ही होता है यहां पे।
है ना। ये तीनों ऑर्बिटल मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, एक साथ रखे हुए हैं, आई मीन टू से एक साथ रखे हुए हैं। तीनों बॉक्सेस को मैंने एक साथ रखा हुआ है, एक ही लाइन के अलोंग रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है, जो नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है और इसको हम बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। ट्रिपली डीजेनरेट। डीजेनरेट का क्या मतलब होता है? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है। और ट्रिपली का मतलब क्या है? 3 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर है। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना ही है। इसमें आप लिख लो अच्छे से थोड़ा, लोब्स, ये लोब्स कहलाते हैं, ठीक है ना, लोब्स बोलते हैं। लोब्स आर अलाइंड along x axis, lobes are aligned along y axis, और इधर क्या है आपके? लोब्स आर aligned along z axis। वो तीनों कंबाइंड है ना। सही है, लिख लो नेक्स्ट लाइन से, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसके बारे में तो लिखवा दूं, लिखो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी या विच हैव इक्वल एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स विच हैव इक्वल एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर होती है उन्हें हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये ट्रिपली डीजेनरेट है और ये होता ही है। लास्ट पॉइंट और सुन लो, लिखवाऊंगा नहीं, बस सुन लो। हाँ बोलो, लास्ट पॉइंट और सुन लो, लिखवाऊंगा नहीं, उसे डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ये एक पीएस ऑर्बिटल है, ये एक पीवाई ऑर्बिटल है, ये एक पीजेड ऑर्बिटल है। 3 पी ऑर्बिटल लिखे हुए, इन तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं सबशेल। हाँ, पी सबशेल है बेसिकली, ये बेसिकली पी सबशेल है। बट यहां तो एक ही ऑर्बिटल था, तो ये एस ऑर्बिटल भी है, एस सबशेल भी कह सकते हो। नहीं, इसको कुछ नहीं बोलेंगे जब ये किसी डायरेक्शन के अलोंग अलाइन ही नहीं कर रहा है। आपने एक्सिस जेड ऐसे बना रखी है, बॉल को घुमा दो या एक्सिस को हिला डालो। जेड एक्सिस तो मैंने बताया था पहले भी, हवा में कोई जेड वाई जेड कुछ नहीं लिखा होता। अपनी सहूलियत के लिए हमने चीज़ें बना रखी है, मतलब चीज़ों को पढ़ पाए। तो इसकी कोई एक्सिस, किसी एक्सिस के अलोंग या अलाइन नजर आ रहा है आपको कुछ? बट इधर नजर आ रहा है ना, ये वाला लोब एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाला लोब वाई एक्सिस के अलोंग है, ये वाला लोब जेड एक्सिस के अलोंग है, इसलिए मैंने उसको बोला पी एक्स पी वाई पी जेड। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो एस एक्स वाई जेड नहीं बोलेंगे, सिर्फ एस बोलेंगे। तो उस केस में वही ऑर्बिटल है, वही सबशेल है। इस केस में ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी वाई ऑर्बिटल है, ये पी जेड ऑर्बिटल है, बट ये तीनों पी सबशेल है। ठीक है ना। सबशेल इज अ पार्ट ऑफ शेल। याद आया? शेल का मतलब एनर्जी लेवल, और मैं अगर बोल रहा हूं सबशेल मतलब एनर्जी लेवल्स के अंदर भी सब एनर्जी लेवल्स होंगे। जब मैं शेल के लिए, शेल के बाद एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं सबशेल, तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी, शेल क्या बताता था? एनर्जी लेवल बताता था। तो सबशेल क्या बताएगा? सब एनर्जी लेवल, यानी कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के अंदर भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे डिटेल में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।